हेलो। कि जैसा कि आपको पता है मैं एक वीडियो बनाती हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास का। अभी तक हमने आपको भारतेंदु प्रकरण 1 में पढ़ाई संवत 1925 से 50 जो सामने दिख रहा है, नई धारा के प्रथम उत्थान कवि, जिसमें है भारतेंदु जी। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ाया प्रताप नारायण मिश्र। तीसरे नंबर पे आते हैं उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, जो पेज नंबर 498 पर है। तो चलिए आज का वीडियो बनाते हैं। आशा करते हैं आप इसे पढ़कर अपने पीजी और बीए और यूजीसी नेट और जेआरएफ पीजीटीजीटी में उपयोगी बनाएंगे। तो आज का टॉपिक है उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी। ये भारतेंदु के कवि हैं, नई धारा में हैं। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नगरी के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म सम्मेलन, तो क्या क्या था इनका, पार्लियामेंट मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया हीरक जुबली के अवसर पर, नागरी के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन संवत 1963 के अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए कविताएं लिखी। जैसा कि ऊपर आपने टॉपिक देखा है इन कविताओं। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी। इनके छंद में यति भंग प्रया मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की तब इन्होंने कहा, मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंध आंदोलन चलाते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई पड़ती तब लेखों और कविताओं द्वारा हर्ष प्रकट करते, और जब बुरे लक्षण दिखाई देते तब क्षोभ और खिन्नता। कांग्रेस के अधिवेशन में ये प्रयास जाते थे। हीरक जुबली नाम का आदि को कविताएं की खुशामदी कविता ना समझना चाहिए। इनमें ये देश दशा का सिंहावलोकन करते थे और मार्मिकता के साथ। विलायत में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरलता और क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। कुछ पंक्तियां देखिए कि कारे कहे जाने पर इन्होंने कविता लिखी। देखिए, अचरज होत तुमहु सम गोरे, बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्द हु पर है वारे। कारे शब्द, कारे श्याम राम, जलधर जल बरसन वारे, कारे लागत ताहि सो कारण को प्यारे। याते नीको है तुम कारे, जाहू पुकारे। तो कारे पे उन्होंने कविता लिखी। आहे आशीष देत तुमको, मिली हम सब कारे, सफल होई मन के सबही संकल्प तुम्हारे। हीरक जुबली के अवसर पर जिन्हें हार्दिक हर्षदर्श में देश की दशा का ही वर्णन, जैसे हार्दिक हर्षदर्श की कविताएं देखिए। किसकी है? उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ चौधरी। भयो भूमि भारत महा भयंकर भारत, भये बीरबल सकल सुफट यही संग गारत, मरे विबुध नाहु सकल चतुर गुण मंडित, बिगरो जन समुदाय बिना पथ दर्शक पंडित। नए नए मत चले, नए झगड़े नित बढ़े, नए नए दुख परे, शीश भारत पर गढ़े। तो इनकी कविता थी, हार्दिक हर्षदर्श का था। और विलायत में कार्य कहे जाने पर यह कविता लिखा उन्होंने।
प्रेमघन जी की कई बहुत सी प्रजल और सरल कविताएं उनके दोनों नाटकों में है। भारत सौभाग्य नाटक चाहे खेलने योग्य न हो, पर देश दशा पर वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। उसके प्रारंभ में अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इन तीनों देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। इसी प्रकार उक्त तीनों देवियों के मुख में बिंदा होते समय जो कविताएं कहलाई गई हैं, ये भी बड़ी मार्मिक है। हंसारूढ़ा सरस्वती, ये किताब है हंसारूढ़ा सरस्वती, के चले जाने पर दुर्गा कहती हैं, आज लो रही अनेक भांति धीर धरी के, पैना भाव मोहि बैठनो सुमोन मारी के, जाती हो चली वही सरस्वती गई जहाँ। उत्कृष्ट कविताओं में उनकी गद्यावली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। अधिकांश कविताएं ऐसी ही हैं, पर कुछ कविताएं उनकी ऐसी भी हैं जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय। आनंद अरुणोदय किसका? उपाध्याय पंडित बद्रीनाथ चौधरी का, जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक और कहीं उपमाओं का उत्प्रेक्षकों का भरमार है। आगे देखिए चौथा, ठाकुर जगमोहन सिंह। यद्यपि जगमोहन सिंह जी अपनी कविता को नए विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृत वर्णन का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचार्या और मधुर स्मृति से समन्वित बिंद प्रदेश रमणीय स्थानों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा, वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया। जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ, उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता में बहुत कुछ खो चुका था। इससे वह उनके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति में पाया जाता है, वह संस्कृत के पिछले कवियों में नहीं रह गया। प्राचीन संस्कृत कवि प्राकृत दृश्यों के विधान में कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा बिंब ग्रहण कराने का प्रयत्न करते थे। इस कार्यों को अच्छी तरह संपन्न करके तब ये इधर उधर उपमा, उत्प्रेक्षा आदि द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु विधान भी कर देते थे, पर पीछे मुक्तक में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इन्हीं गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न ही रह गया। और इसके बारे में बात हो रहा है, ये ठाकुर जगमोहन रह गया। और प्रबंध काव्यों के वर्णन में उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो गया। यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। षष्ठ ऋतु वर्णन में प्राकृत वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था, वह केवल उद्दीपन की दृष्टि से, अर्थात नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और जगाने का उद्दीप्त करने के लिए। इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम ले लेना ही काफ़ी होता है। स्वयं प्राकृत दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है कि उसकी ओर किसी ने ध्यान न दिया। प्राकृत का वर्णन ही इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृत दृश्यों की ओर पर प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य को एक ऐसी विशेषताएं हैं जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यूरोप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ शैली, मेरेडिथ
आदि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रतिनिरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है। जैसे प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में पीछे थोड़ा लक्ष्य भेद हो गया। भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्राकृत ही रही है, अतः उनके रूप का प्रत्याक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा है। प्राकृत दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, इसको लेकर कल्पना की एक नूतन दृष्टि खड़ी करना ही अभिकर्म है। उक्त प्रवृत्तियों के अनुसार कुछ पाश्चात्य कवियों ने तो प्राकृत के नाना रूपों के बीच व्यंजित होने वाले भावधारा का बहुत सुंदर उद्घाटन किया, पर बहुतेरे अपनी बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपों को अपनी अपनी अंतर्वृत्तियों को छोपने लगे। अब इन दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर हमारे काव्य के दृश्य वर्णन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है कि मेरे विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है। अंतः रूपों से भरा हुआ प्राकृत क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अंतः प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों को व्यंजन न मिलेगी। नाना रूप जिस नाना भावों को सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अंतःकोटर की वासनाओं से उन्हें छेपना एक झूठ खिलवाड़ के ही अंतर्गत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्य विधान के संबंध में कह रही हूँ, जिनमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है। जहाँ किसी पूर्व प्रतिष्ठित भाव की प्रबंधता व्यंजित करने के लिए ही प्राकृत के क्षेत्र वस्तु व्यापार लिए जाएं, वहाँ तो वे उस भाव में रंगे दिखाई ही देंगे। पद्माकर की बिहरणी का यह कहना है कि हिंसुक गुलाब कंचनार ओ अनारन के डोरन पे डालत अगरन के पुंज हैं। ठीक ही है, पर बराबर इसी रूप में प्राकृत को देखना दृष्टि को संकुचित करना है। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्राकृत को देखा तो क्या देखा। मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्राकृत का अपना भी रूप है। कौन कह रहा है? ये लिख रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन अपनी उसमें कह रहे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। तो आप समझ गए। अब 5वें नंबर को देखिए। पंडित अंबिका दत्त व्यास। व्यास जी ने नए नए विषयों पर भी कुछ फुटकल कविताएं रची, जो पुरानी पत्रिकाओं में निकली है। एक बार उन्होंने कुछ बेतुके पद भी आजमाइश के लिए बनाए थे, पर इस प्रति में उन्हें सफलता नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित छंद लिया था। भारतेंदु के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त कर अब हम उन लोगों की ओर जाते हैं जो उनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में आए। तो अभी तक किसके बारे में बात कर रहे थे? भारतेंदु के सहयोगी, जो भारतेंदु के कवि थे। तो आपके परीक्षा में भी आ सकता है कि भारतेंदु को रचना क्रम से लगाएं या फिर कौन कौन से कवि थे। तो कौन कौन से कवि थे? भारतेंदु थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। आचार्य रामचंद्र के अनुसार देखिए, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र ये हैं, और थे उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ये हैं। फिर थे चौथा ठाकुर जगमोहन सिंह। 5वां हम पढ़ रहे हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो याद रखिएगा कौन कौन? भारतेंदु, और उसके बाद हैं प्रताप नारायण मिश्र, उसके बाद है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, फिर ठाकुर जगमोहन सिंह, अब पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो व्यास जी कह रहे हैं कि अब क्या हो, आजमाने के लिए बनाए जाते थे। भारतेंदु के सहयोगियों की बात यहीं समाप्त कर अब हम उन लोगों की ओर जाते हैं। तो लिखा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, लेकिन विचार किसके हैं? पंडित अंबिका दत्त व्यास के, जो उनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में आए और उन्होंने काव्य की भाषा शैली में भी कुछ परिवर्तन उपस्थित किया।
भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देश काल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रज भाषा में ही रखी और छंद भी वे ही लिए जो ब्रज भाषा में प्रचलित थे। पर भारतेंदु की लोकोवास के थोड़े ही दिनों के पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य तो खड़ी बोली हो गई है और उनकी साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका था, पर कविता की भाषा अभी ब्रज भाषा ही बनी है। गद्य एक भाषा में लिख जाए और पद दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली। इसकी कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में ही उठी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने दशरथ विलाप नाम की एक कविता खड़ी बोली में फारसी छंद में लिखी थी। कविता इस ढंग से की थी। अब देखिए, अंबिका दत्त व्यास की कविता है, परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिए। कहाँ हो हे हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़ कर हमको सिधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। यह कविता राजा शिव प्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे उन्होंने अपने गुटका में दाखिल किया था। खड़ी बोली में पद रचना एकदम कोई नई बात नहीं थी। नामदेव और कबीर की रचना हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखाएंगे। तो जो आपको भी पता है कि कौन उनको बहुत पसंद आई थी, किसको गुटका में शामिल किए थे अपने, तो ये आए राजा शिव प्रसाद सिंह, जो भारतेंदु के गुरु भी थे। ठीक है, खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखाए हैं और यह सूचित कर चुके हैं कि उनका व्यवहार अधिकतर साधुकड़ी भाषा के भीतर हुआ करता था। शिष्य साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। ईशा ने उन्होंने रानी केतकी की कहानी, तो ईशा की है रानी केतकी कहानी, ध्यान रखिएगा, में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद भी उर्दू छंदों में रखे। उस समय में प्रसिद्ध कृष्ण भक्त नागरीय दास हुए। नागरीय दास तथा उनके पीछे होने वाले कुछ कृष्ण भक्तों के इश्क की फारसी पदावली और गजलबाजी का शौक दिखाई पड़ा। नागरीय दास के इश्क चमन का एक दोहा, तो नागरीय दास की दोहा देखिए, इश्क चमन। कोई न पहुँचा वहाँ आशिक नाम अनेक, कोई न पहुँचा वहाँ आशिक नाम अनेक, इश्क चमन के बीच में आया मजनू एक, इश्क चमन के बीच में आया मजनू एक। पीछे नाजिर अकबराबादी ने जन्म संवत 1797, मृत्यु 1877, कृष्ण लीला संबंधित बहुत से पद हिंदी खड़ी बोली में लिखे। कौन लिखा? अकबराबादी। वे एक मनमौजी सूफी भक्त थे। उनके पदों के नमूने देखिए। यारो सुनो ये दख के लुटेया का बालपन, यारो सुनो ये दख के लुटेया बालपन, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। मोहन स्वरूप नित्य करैया का बालपन, बन बन में ग्वाल गोराए चरैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो ओ आप थे। वह कृष्ण मदन मोहन ने जब सब ग्वाला से यह बात कही, ओ आपी से झट गेत डंडा उस काली दह में फेंक दई। यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमत दैया की, रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। तो किसकी बोलो? जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। कौन लिखा? अकबरवादी। तो नजीर अकबरवादी की है ये लेख। पद लखनऊ के शाह कुंदन लाल की और फुंदन लाल ललित किशोरी और ललित माधुरी नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हुए, जिनका रचना काल संवत 1913-1930 के बीच समझना चाहिए, 13 और 30 के बीच। उन्होंने और कृष्ण भक्तों के समान ब्रजभाषा के अनेक पद तो बनाए ही हैं, खड़ी बोली में कई झूलना छंद भी लिखे हैं। जैसे झूलना छंद किसकी है?
कुंदनलाल और फुंदनलाल की। तो देखिए थोड़ा, जैसे जंगल अब रमते हैं, दिल बस्ती से घबराता है। जंगल अब रमते हैं, दिल बस्ती से घबराता है। मानुष गंध न भाती है, संग मरकट मोर सुहाता है। मानुष गंध न भाती है, संग मरकट मोर सुहाता है। चाक गरेबा करके दमदम, आहें भरना आता है। चाक गरैया करके दमदम, आहें भरना आता है। ललित किशोरी इश्क रैन दिन, ये सब खेल खिलाता है। ललित किशोरी इश्क रैन दिन, ये सब खेल खिलाता है। तो किसके थे ये? कुंदनलाल और फुंदनलाल के। तो ब्रज भाषा में है कृष्ण भक्त। इसके उपरांत थी लावनी। ये कौन सा? झूलन छंद। लावनी बाजों का समय आता है। कहते हैं कि मिर्जापुर के तुकनगिरी गोसाई ने साधु कड़ी भाषा में ज्ञान उपदेश के लिए लावनी की लय चलाई। लावनी की बोली खड़ी बोली रहती थी। तुकनगिरी के दो शिष्य ऋषाल गिरी और देवी सिंह प्रसिद्ध लावनी बाजा हुए, जिनके आगे चलकर दो परस्पर प्रतिद्वंदी अखाड़े हो गए। रिसालगिरी का ढंग तुर्रा कहलाया, जिसमें अधिकतर ब्रह्म ज्ञान रहता था। देवी सिंह का बाना सखी का बाना और उनका ढंग कलगी कहलाया, जो भक्त और प्रेम लेकर चलता था। लावनी बाजों में काशीगिरी उपनाम बनारसी का बड़ा नाम हुआ। लावनियों में पीछे उर्दू के छंद अधिकतर लिए जाने लगे। ख्याल को भी लावनी के अंतर्गत समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त रीतिकाल के कुछ पिछले कवि भी, जैसे कि हम दिखा आए हैं, इधर उधर खड़ी बोली के 2-4 कविता सवैया रच दिया करते थे। उधर लावनीबाज और ख्यालबाज भी अपने ढंग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाया करते थे। इस प्रकार खड़ी बोली को 3 छंद प्रणाली उस समय लोगों के समान थी, जिस समय भारतेंदु जी के पीछे कविता की भाषा का सवाल लोगों के सामने आया। हिंदी कविता सवैया की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग संबंध 1943 में पंडित श्रीधर पाठक ने इसी पिछले ढंग पर एकांतवासी योगी खड़ी बोली पद में निकाला। इनकी भाषा अधिकतर बोलचाल की और सरल थी। नमूना देखिए, जो किसका है नमूना? श्रीधर पाठक। खड़ी बोली। आज रात इससे परदेसी, चल कीजे विश्राम यहाँ। क्या लिख रहे हैं? आज रात इससे परदेसी, चल कीजे विश्राम यहीं। जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे, करो ग्रहण संकोच नहीं। तृष्ण सैया ओ अल्प रसोई, पाओ स्वलंप प्रसाद। पैर प्रसार चलो निद्रा लो, मेरा आशीर्वाद। प्राण प्यारे को गुण गाथा, साधु कहाँ तक मैं गाऊं। गाते गाते चुके नहीं वह, जाहे मैं ही चुक जाऊं। इनके पीछे खड़ी बोली के लिए एक आंदोलन ही खड़ा हुआ। मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री बोली का झंडा लेकर उठे। संवत 1945 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई, जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय चाहिए कि अब तक की कविता हुई वह तो ब्रज की थी, हिंदी की नहीं। हिंदी में भी कविता हो सकती है। वो भाषा तत्व को जानकर ना थे। उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद को 5 स्टाइलें कायम की थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। इनकी पोथी में और पदों के साथ पाठक जी का एकांतवासी योगी दर्ज हुआ और कई लोगों से भी अनुरोध करके उन्होंने खड़ी बोली की कविताएं लिखाई। चंपारण के प्रसिद्ध विद्वान और वैद्य पंडित चंद्रशेखर धर मिश्र, जो भारतेंदु जी के मित्र थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी बड़ी सुंदर आशु कविता करते थे।
मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिकता और संस्कृत वित्तों में खड़ी बोली के कुछ पद पहले पहल मिश्र जी ने ही लिखे। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री उनके पास भी पहुँचे और कहने लगे, लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती, क्या आप भी यही कहते हैं? यदि नहीं तो मेरी सहायता कीजिए। उक्त पंडित जी के कुछ कविताएं लिखकर उन्हें दी, जिन्हें उन्होंने अपनी पोथी में शामिल किया। इसी प्रकार खड़ी बोली के पक्ष में राय मिलती है, वह भी उसी पोथी में दर्ज होती जा रही थी। धीरे धीरे एक बड़ा पोथा हो गया, जिसे बगल में दबाए हुए जहाँ कहीं हिंदी के संबंध में सभा होती जा पहुँचते। यदि बोलने का अवसर ना मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़ कर चल देते। तो किनकी बात हो रही थी? अयोध्या सिंह प्रसाद जी के पास पहुँचे। तो कौन थे ये जो पोथी दबाए घूमते थे? मुझे बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री। ठीक है, तो आप, ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। तो आपने अभी तक पढ़ा, फिर से रिवाइज कर देते हैं। काव्य खंड संबंध 1925-1950 प्रकरण 2 नई धारा के प्रथम उत्थान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी। उसके बाद हैं आपके ठाकुर जगमोहन सिंह, उसके बाद पंडित अंबिका दत्त व्यास, उसके बाद तो धन्यवाद। आशा करती हूँ इसे पढ़कर आप